चलो, तो जितने लोग क्लास में अभी उपस्थित हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, और जो लोग आएंगे उनका नहीं है, जो लोग बाद में आएंगे। काफ़ी लोग हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है, हम लोग अभी तक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पहले एक बार आप, ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हम लोग विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, जो कि प्रीलिम्स में लिखा हुआ है, और अपने आप में ये सब कुछ है। मेंस के सारी बातें लगभग इसमें आ जाएंगी। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में हम लोग रसायन विज्ञान का मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। और रसायन विज्ञान का एकदम बेसिक्स जो हो सकता है, जितनी बेसिक्स बात, एकदम मूलभूत बातें हो सकती हैं, वो हमने पार्ट 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कर लिया है। बट हमको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, तो जितना हमने ठोस के बारे में पहले मैं आपको बताया हूँ, सिर्फ उतना सफिशिएंट नहीं है। ठोस के बारे में हमने निश्चित आकार, निश्चित आयतन, इतना अगर केवल पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट नहीं है जीएस के लिए। हमें थोड़ी सी और बात करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं जब वो क्लास ले रहा था तब भी बार बार बोल रहा था कि आगे मैं इन सब का एक एक पार्ट बनाकर एक्स्ट्रा समझाऊंगा, जिससे कि कुछ बचे नहीं। शॉर्टकट में क्रैश कोर्स 5 साल तक करते रहें, धीरे धीरे। एक जगह क्रैश कोर्स किया, फिर दूसरे जगह क्रैश कोर्स किया, पेपर में गया, सरप्राइज हो गए, आया ही नहीं जो पढ़े वो। तो ऐसी पढ़ाई से बेहतर है कि 1 से 1.5 साल, 1.25 साल का समय लगाओ, और हर चीज़ों को जीएस के लेवल से ढंग से समझो, कि उसके बाद फिर बार बार कोचिंग क्लास की आवश्यकता ना पड़े। सेल्फ ही अपडेट कर लें, सेल्फ ही चीज़ों को पढ़ लें ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज तो सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। तो पार्ट 1 से 6 तक हो गया था। आज हम लोग उस पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो द्रव्य की अवस्थाएं हमने भौतिक आधार पर देखा था, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इतनी बातें कम से कम पढ़ लेंगे कि इसके बाहर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, कुछ भी हो, और चाहे वनडे ही हो, तो पर्याप्त फैक्ट भी इसमें हम देखेंगे, और जितने भी कंसेप्ट आ सकते हैं वो कंसेप्ट भी देखेंगे। तो हमने, याद करिए, पीछे की क्लास में मैंने बताया था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ जो होता है, मैटर होता है, इस पदार्थ के भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों के आधार पर इसके हमने 6 प्रकार बनाया था। लेकिन उन 6 प्रकार में से 3 प्रकार ऐसे थे जो सामान्य ताप पर हमको नहीं दिखाई देते हैं। 6 जो इसके अलावा और 3 थे। एक प्लाज्मा था, ये प्लाज्मा आपको उच्च ताप पर दिखाई देता है, तो हमको सामान्य ताप पर इससे हमारी चर्चा नहीं होनी है, बहुत इस पर हमें बात नहीं करना है। ऐसे ही दूसरा एक और था, चेन मेल्टेड अवस्था। चेन मेल्टेड अवस्था, ये भी उच्च ताप पर पीछे की क्लास में बता दिया हूँ। और एक और था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये उच्च ताप पर नहीं बल्कि निम्न ताप पर मिलता है, काफ़ी निम्न ताप पर यह अवस्था हमको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ये असामान्य अवस्था में मिलता है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 जो इसका था। सामान्य ताप पर हमको यही 3 दिखते हैं, और इसलिए हमको इन तीनों के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करनी है। इनके बारे में जितनी बातें कर लिए हैं लेक्चर नंबर 1 में, उतना सफिशियंट है हमारे जीएस के लिए भी।
लेकिन इनके लिए अभी सफिशिएंट स्टडी नहीं हो पाई है। आज का पूरा टॉपिक डेडिकेटेड रहेगा ठोस, द्रव और गैस पर। तो आकाश भट्ट जी, आपको समझ में आ गया कि टॉपिक क्या है? अब आप लिफाफा देंगे या नहीं देंगे? कुछ लोग होते हैं ना कि पहले जाएंगे तो मेन्यू पूछ लेंगे लिफाफा देने से पहले कि क्या क्या बना है, और ढंग का चीज़ बना हुआ है, अगर बना हुआ है तब तो लिफाफा देंगे, और नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ बनी है जो उनको पसंद नहीं है तो लिफाफा बोलते हैं आ रहे हैं अभी हम 2 मिनट में, एक दोस्त आ रहे हैं या बाथरूम करके आ रहे हैं, और निकल जाते हैं, लिफाफा नहीं देते हैं। तो ये आए तो सबसे पहले यही पूछे कि सर टॉपिक, तो टॉपिक आपको समझ में आ गया है कि टॉपिक क्या है। अब आपकी मर्जी लिफाफा आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है बताने के बाद तो आज भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर, अब सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जो ये पदार्थ है, द्रव्य है, ध्यान से समझो पहले बात को। पदार्थ या जो द्रव्य है, मैटर है, इस द्रव्य की जो भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण में हमको जो ये ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से इन 3 की ही बात करना है। पहले ही बता दिया मैं, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? इन तीनों अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी कौन है? यही प्रीलिम्स में कभी पूछा सकता है कि इन तीनों अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार कौन है। तो इन तीनों अवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अगर हम देखें तो 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। क्या क्या है? एक तो है अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरा जिम्मेदार क्या है? दूसरा चीज जिम्मेदार है तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। देखो, चीजें समझ में आनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो रट के पढ़ के कोई मतलब है नहीं। हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन मान लो यही पूछ लेगा कि पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के लिए ठोस, द्रव, गैस के लिए जिम्मेदार होता है, और ऑप्शन में दे दिया हुआ है, ये कूट बना के भी दे सकता है। तो अंतरा आणविक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरा क्या है? तापीय ऊर्जा। अब ये क्या है, इनको भी हमें जानना पड़ेगा। खैर ये फिजिक्स की बात है, ये भी फिजिक्स में भी आ जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बोला हूं कि जितनी भी जरूरत की चीजें यहां रहेंगी उस सब मैं बताऊंगा। टॉपिक में जो कुछ भी निकलेगी बात वो यहाँ पे हम समझ के ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा कि चलो इसको फिजिक्स में देख लेना, इसको केमिस्ट्री में देख लेना, फिर होगा क्या कि इंटरलिंक चीज़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। और इसलिए जितना आवश्यक रहेगा, टेक्निकल बात एक भी ऐसा नहीं होगी। जैसे देखो ये टेक्निकल बात है ना, तो टेक्निकल बात जैसे ही मैं करूँगा तो उसको तोड़ के बताऊँगा कि क्या होता है, और अदरवाइज ये सामान्य अध्ययन है तो इसमें टेक्निकल बात करूंगा नहीं। या तो टेक्निकल बात करूंगा तो उसको समझाऊंगा, जितना आवश्यक रहेगा उतनी टेक्निकल बात होगी, और टेक्निकल बात अगर आवश्यक नहीं होगा तो उसको मैं यहाँ पे करूंगा ही नहीं। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं देखेंगे, और इसलिए लेक्चर स्वाभाविक है कि अपने आप लंबा हो जाएगा। नहीं तो ठोस, द्रव, गैस का एक टेबल बना दूं मैं 3 बोर्ड पर और लिख दूं, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या? देखो मेरे पास यहाँ पे जो सबसे प्रचलित आप लोग किताब प्रीलिम्स के लिए अक्सर साइंस में पढ़ते हैं
वही मेरे पास पड़ी हुई है, देखिए ल्यूसेंट दिख रहा है। लूसेंट की जो किताब है इसमें मैंने यहाँ निकाल कर रखा हुआ है, रसायन विज्ञान में अक्सर लोग ये पढ़ते हैं। देखो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, आपके पास भी पड़ी होगी। सबसे फेमस इसको यही लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि लूसेंट रट लो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और कुछ लोग रट रट के पागल हो गए हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। कारण क्या है? किताब में कमी नहीं है, कमी हमारे समझ में है। या तो हम सेल्फ समझ नहीं पाते, पहली समस्या, और दूसरा एग्जाम कोचिंग में जाते हैं तब भी हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, यही बातें लिख के चले आते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है पूरा, जितनी बातें मैं यहाँ करूँगा सब लिखा हुआ है। देखो प्रूफ के साथ, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को समझना सी। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस उसके अंतरा आणविक बल पर निर्भर करती है। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि किसी भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो किस पर है। देखो क्लास में मैं पढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूं, पढ़ा के मैं एग्जाम में आपको कभी एग्जाम क्रैक न मैं करा पाऊंगा और न दुनिया का कोई टीचर करा पाएगा। अगर कोई टीचर एग्जाम क्रैक करा सकता है तो फिर वो तो बैठ जाए केवल और बांटे, एग्जाम सिलेक्शन दे आपको। किसी के पढ़ाने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको अपने बल पे एग्जाम निकलेगा। बस टीचर का मतलब यह है कि आपको गाइड सही करे, आपको एक अप्रोच दे दे कि पढ़ाई करनी कैसे है। और इसलिए क्लास में पहले से बोर्ड पर लिख के फटाफट पढ़ के 15 मिनट में लाइक व्यू वो करते हैं ना, यूट्यूब पे मैं डालता हूँ आप लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए भी जो जानना चाहते हैं कि हाँ पढ़ाई एग्जैक्ट कैसे करनी चाहिए हमें, उनके लिए। इसलिए नहीं कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना, वो अपना पर्पस नहीं है। अपना पर्पस ये है कि जिसको ज़रूरत हो वह वो पढ़े, उसको लगे कि हाँ यार मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। और वो जो 3 साल 2 साल लगा चुका है और उसके बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं है, उसको समझ में आएगा कि हाँ यार मेरी गलती क्या है, उसको फॉल्ट अपना समझ में आएगा। और जिसको शुरू में ही समझ में आ गया तो फिर बात ही क्या है। तो अब कुछ लोगों को जैसे ही बताओ ना कि अंतरा आणविक बल पर निर्भर करती है, तापीय ऊर्जा पर निर्भर करती है, बोलते हैं कि ये नीट जैसा हो गया। अरे इसमें नीट होता तो लूसेंट में लिखता क्या? ये तो रेलवे के एग्जाम के लिए बनाया हुआ है, एसएससी के एग्जाम के लिए बनाया हुआ है, पटवारी के साइंस के लिए बनवाया हुआ है। ये तो बेसिक जनरल साइंस है ना, सामान्य। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका नाम सामान्य विज्ञान। अब अंतरा आणविक बल मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ क्यों है? अब अंतरा आणविक बल को ठीक है, इसने थोड़ा बहुत आगे जाके डिफाइन भी किया होगा, लेकिन इतना डिफाइन नहीं किया है कि आपको समझ में बात आ जाए। और इसलिए टीचर की आवश्यकता है या खुद गूगल या किसी और बुक्स, इंटरनेट की आपको ज़रूरत है कि आप समझ पाएँ कि अंतरा आणविक बल क्या होता है। तो मैं एक प्रूफ दिखाने का प्रयास किया आपको, एकदम बेसिक किताब की मैं बात कर रहा हूँ। और भी कोई ऐसी बेसिक किताब आप खरीद के वनडे के हिसाब से भी पढ़ते होंगे तो देखेंगे उसमें सब लिखा हुआ है। चलते हैं टॉपिक पर। क्या मैं बात किया कि अंतरा, कोई पहला दिमाग में बात रखेंगे आप कि भौतिक गुणों के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं, ठोस, द्रव, गैस या आगे और जो प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट की बात किए हम, खैर वो असामान्य ताप पर दिखते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार ही कौन होता है? तो अंतरा आणविक बल जिम्मेदार होता है। यही तय करेगा कि ठोस होगा द्रव्य, यही तय करेगा कि वो द्रव होगा, यही तय करेगा कि वो गैस होगा। लेकिन उसके साथ साथ तापीय ऊर्जा भी इस बात को बताएगी कि वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। एक बात आपको दिमाग में और रखना है कि ये अभी इनको हम समझें उससे पहले आपको दिमाग में रखना है, देखो ठोस, द्रव, गैस के बीच में अंतर मैक्सिमम 20 मिनट का क्लास है। ठोस, द्रव, गैस के बीच का जो अंतर है वो मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास है। केवल लिखना है कि ये क्या होता है, इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, इसमें क्या गुण पाए जाते हैं, लेकिन वो समझने वाला जो टॉपिक है समझ में आ जाए वो 20 मिनट के 1 घंटे 20 मिनट का टॉपिक बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, ये अंतरा आणविक बल जो होता है और तापीय ऊर्जा दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी मतलब क्या है?
तो अंतरा आणविक बल क्या करता है, ये अब अणु क्या है इसलिए मैं आपको पहले ट्रेलर दे दिया हूं। इसके बाद एक और लेक्चर हम लोगों का होगा, वो किस पर होगा, मिश्रण पर, मतलब विलयन पर, समांगी मिश्रण पर, विलयन पर होगा कि विलयन, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, उसके बाद अति संतृप्त विलयन क्या है, विलयन को अलग करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, वो एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद फिर हम लोग अणु परमाणु पर आएंगे। तो अब के बाद जो तीसरा लेक्चर बनेगा या चौथा लेक्चर बनेगा वो अणु और परमाणु पर आएगा। लेकिन मुझे पता था कि अणु परमाणु अगर उतने देर में मैं जाके बताऊंगा तो इधर आपको तकलीफ हो जाएगी, और इसलिए मैंने आपको पीछे के लेक्चर में, अब मुझे याद नहीं है लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में, अणु परमाणु की बात किया हूं मैं कि अणु क्या है, पदार्थ बनता है विभिन्न कई अणुओं से, अणु बनता है परमाणु से, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ क्या है अभी बेसिक तौर पर, बाकी तो हम देखेंगे कि क्या है उस पर भी डिटेलिंग करेंगे। तो अंतरा आणविक बल क्या करता है, तो किसी तत्व के या किसी द्रव्य के अणुओं और परमाणुओं को, अणुओं व परमाणुओं को आप ऐसे ही बनाते रहोगे इसको कॉपी में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में 10 मिनट बैठ जाते हैं, समय मिल जाता है आपको, बट यहाँ पर इंटरनेट की भी बात है आप लोगों की, क्योंकि 1.5 GB तो मिलता है। खैर एक बात जरूर है कि जितने लोग घर पहुँच गए हैं और पेरेंट्स देख रहे होंगे कि हाँ ये तो डेटा का बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं, तो आपको और वो अगर 1.5 GB का डेटा दे रहे होंगे तो बोलेंगे ठीक है 3 GB डलवा लो। हालांकि 3 GB की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन पेरेंट्स इस बात से खुश रहेंगे कि भाई जो डेटा है इसका सदुपयोग हो रहा है, डेटा का मिसयूज नहीं हो रहा है। खैर वो क्या हो रहा है वो तो आपको पता है। अणुओं व परमाणुओं को बांधने का प्रयास करता है, बांधने का प्रयास करता है। मैं एकदम सिंपल शब्द यूज कर रहा हूं, टेक्निकल पहले ही बोल दिया हूं कि बहुत टेक्निकल चीजों पे नहीं जाएंगे, समझ बस विकसित कर लेनी है कि अंतरा आणविक बल क्या करता है, क्या है तो हम देखेंगे। ये विरोधी क्यों है ये बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना। अणुओं और परमाणुओं को बांधने का प्रयास करता है, उन दोनों को बांध के रखने का प्रयास करता है कि पास पास रहो। और तापीय ऊर्जा क्या होता है, तो तापीय ऊर्जा विरोधी है क्या वो तो मैं बताऊंगा अभी आपको, बट विरोधी क्यों है बस ये बता रहा हूं। यहां बल्कि लिख देता हूं विरोधी और क्यों क्वेश्चन मार्क, अपने मन में क्वेश्चन उठना चाहिए ये। तो ये क्या करता है, ये अणुओं और परमाणुओं को, अणु या परमाणु को या जो भी उसमें तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारी चीजें हम देखेंगे आगे तीसरे चौथे लेक्चर में जहां बता रहा हूं। अणुओं या परमाणुओं को दूर करने का प्रयास करता है, दूर करने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं ना। ये क्या करना चाहता है, अंतरा आणविक बल जो है दो मित्रों के बीच पैचअप कराने का प्रयास करता है कि पैचअप हो जाए, पास पास आ जाएं वो। और थर्मल एनर्जी जो होती है अभी बताऊंगा क्या है। थर्मल एनर्जी क्या करता है, तो ये ब्रेकअप करने का प्रयास करता है, ब्रेकअप कराने का। ये चाहता है कि दो दोस्त दूर दूर हो जाएं। कुशवाहा जी समझ रहे हैं। ये आपके हिसाब से ये कौन है, हर्षवर्धन या अवस्थी? चलो समझ लेना आप लोग अपने अपने हिसाब से कि आपके कौन से दोस्त इस टाइप के हैं, कौन से दोस्त इस टाइप के हैं। अब अच्छा दोनों हैं, मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है इसलिए आप दोनों को बोल रहे हैं, दोनों। चलो टॉपिक पे आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि अंतरा भौतिक गुणों के आधार पर जो ठोस द्रव गैस अवस्था होती है, ये ठोस द्रव गैस अवस्था क्यों ठोस है, क्यों गैस है, क्यों द्रव है, ये डिसाइड करते हैं दो चीजें, एक अंतरा आणविक बल और दूसरा क्या, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। और दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दोनों एकदम उल्टा चलते हैं। ये अणुओं को बांधे रखने का प्रयास करता है, पास पास लाने का प्रयास करता है,
तो ये अणुओं और परमाणुओं को दूर दूर ले जाने का प्रयास करता है, उनको फैलाने का प्रयास करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक चीज़ पे बता दूं कि जब मैं इन तीनों का गुण अभी लिखवाऊंगा आपको, तो इन तीनों के गुण में क्या लिखवाऊंगा कि जो अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल होता है ठोसों में बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में मध्यम होता है, इसलिए उसके अणु थोड़े पास पास रहते हैं, और गैसों में बहुत ही कम रहता है, इसलिए उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसलिए अंतरा आणविक बल को समझ लेना जरूरी है। अंतरा आणविक बल जाके उधर लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा के समझें। तो आज मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन मार्क न लगाकर पहले इधर ही समझ लेते हैं, अंतरा आणविक बल, तापीय ऊर्जा समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर इनके गुणों पर चलते हैं। तो बात करते हैं अब अंतरा आणविक बल क्या है। अंतरा आणविक बल के बारे में पहले समझें। तो कैमरा थोड़ा ज़्यादा जूम है आज लग रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझोगे और बनाते रहोगे। सबसे पहले बात करें अंतरा आणविक बल, लिखना नहीं है, अभी समझते रहो, डायग्राम फॉर्म में ही ऐसे हम लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बोल के लिखवाऊंगा। अंतरा आणविक बल जो है, हर प्रकार के वो क्वेश्चन जो बन सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में, कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बल। उम्मीद करता हूँ कि बल सबको पता होगा, और नहीं पता होगा कोई बात नहीं। अपनी क्लास का मतलब ही यही है कि हर बात आपको समझ में आए। बल जब आप इसको YouTube पर देखें तो 1.5 या 2 पर देख लीजिए, जहाँ जो चीज़ें आती हैं उसको। बल क्या है? फोर्स, फिजिक्स में पढ़ते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है? तो कोई ऐसा धक्का या खिंचाव होता है, ये कोई या तो धक्का होगा या तो खिंचाव होगा। कोई ऐसा पुश या पुल होता है जो क्या करता है, किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है ध्यान रखें, कभी बल की बात आती है तो बल या तो एक धक्का है या तो खिंचाव है, जो क्या करेगा, किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था क्यों बोल रहा हूं, गति की अवस्था में अगर ये लगेगा तो रोकने का प्रयास करेगा, रुकी हुई अवस्था में लगेगा तो गति में लाने का प्रयास करेगा या गति में ला देगा। मैं अभी इस दीवार पे एक मुक्का अगर मार दूंगा तो धक्का तो लगा उस पर, धक्का हमेशा पीछे से लगता है, खिंचाव हमेशा आगे से लगता है। किसी का कॉलर पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना तो वो खिंचाव है, और पीछे से लात मार देते हैं तो धक्का है। तो अगर मैं एक मुक्का दीवार पे मार दूंगा तो दीवार की अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं दीवार टूट के भग जाएगा वहां पे। और वो बात अलग है कि साउथ के हीरो लोग मार देते हैं हाथ तो हो जाता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या है, प्रयास हुआ है। और इस इंक के बोतल को अगर यहां से ऐसे फेंक दूंगा तो इसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। देखो हो गया, उठा के यहां लेके आ गया, पहले पड़ा हुआ था। तो दोनों काम करेगा, या तो प्रयास करेगा या तो परिवर्तन कर देगा। अब बल कितने प्रकार के होते हैं, बल क्या है, बल के प्रकार कितने हैं, क्या हैं, वो सब नहीं जाएंगे। बस इतना दिमाग में रखो कि इस प्रकृति में 4 ही मूल बल हैं। यहां दिखाई दे रहा है ना, बाकी मैं नहीं बता रहा हूं कि स्पर्श बल क्या होता है, जो स्पर्श करने पर ही लगता है। कुछ क्षेत्र बल होता है जो बिना स्पर्श किए लग जाता है। वो सब बल जब पढ़ते हैं तब देखते हैं। यहां बस इतना समझो कि इस प्रकृति में मूल रूप से 4 ही बल हैं। इस प्रकृति में, ये भी फिजिक्स की बात है तो यहां डिटेलिंग नहीं करेंगे। इस प्रकृति में मूल रूप से 4 ही बल हैं। और वो 4 बल कौन कौन से हैं तो आपको पता है कि एक है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है ग्रेविटेशनल,
दूसरा है विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल भी लोग बोल देते हैं, तो विद्युत चुंबकीय बोल लो आप, विद्युत चुंबकीय बल। अगला है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ये चार ही होते हैं मूल रूप से बल। बाकी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो लोग फिजिक्स या चीज़ों पे नहीं पढ़े हों अभी, कि सर ये घर्षण बल क्या होता है, और पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या है, अपकेंद्रीय बल क्या है। तो भैया बल वो भी हैं, लेकिन वो बल क्या है, इन्हीं में से किसी एक का रूप है, इन्हीं में से किसी एक का रूप है वो, उनका रियल कोई मतलब नहीं है। ठीक इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको क्लास में देता हूँ कि बॉलीवुड में मान लीजिए 4 एक्टर हैं, वही 4 एक्टर 400 फिल्म कर रहे हैं और सब में उनका नाम अलग अलग हो जा रहा है। किसी में वही राजू बन जा रहा है, किसी में वही विशाल बन जा रहा है, किसी में वही कुछ बन जा रहा है, किसी में श्याम बन जा रहा है, बट है वो एक ही। वैसे ही ये 4 हैं। बाकी जितने भी बल आपके दिमाग में होंगे, जितना भी बल आपने सुना होगा, सारे के सारे बल कहीं ना कहीं इन चारों में से ही किसी एक के रूप होंगे। खैर, तो बल की बात हम यहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर टॉपिक का मतलब ही निकल अलग हो जाएगा, अलग चीज़ पे पहुंच जाएंगे हम। अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, तो किन्हीं दो अणुओं के बीच, किसी पदार्थ के या किसी द्रव्य के किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है, अंतरा आणविक बल कहलाता है। और यहां ध्यान रख लो, तथा जितनी दूरी पर यह बल लगता है, तथा दोनों अणुओं के बीच की दूरी को, तथा दोनों अणुओं के बीच की दूरी को, दोनों अणुओं के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। मैं अंतरा आ लिख के ऐसे कर दे रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। अंतरा आणविक दूरी कहते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। अंतरा आणविक बल क्या है, किसी भी द्रव्य के किन्हीं दो अणुओं के बीच, अणु क्या है शॉर्ट में पीछे दूसरे लेक्चर में समझाया हूं, किसी द्रव्य के, अब ये बात तो ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, यहीं से आप इधर निकाल के एक चीज़ लिखोगे कि जो हमारे अणु होते हैं, जो भी अणु रहेगा, अणु सदैव गति की अवस्था में रहता है, सदैव गति करता रहता है, कभी रुकता नहीं है जल्दी। वो अणु सदैव गति की अवस्था में रहता है। ये सब बातें ठोस द्रव गैस में आगे जब इनका विशेषताएं लिखवाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्रिस्टल शब्द क्यों प्रयोग करते हैं वो भी आज समझ में आपको आएगा। अक्सर आप लोग बोलते हैं ना कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है वो भी आज आपको समझ में आएगा। क्रिस्टल क्यों हम बोलते हैं, हमारा जो भाषा है ना, हिंदी या इंग्लिश, उसमें भी बहुत बड़ा प्रभाव बनता है चीज़ों को बोलने का, कि आखिर में इस शब्द का मतलब क्या है। मैं आपको बताया था ना कि हम लोग बोलते हैं कि वो बड़ा हाई फाई है, तो हाई फाई का शब्द का मतलब क्या होता है कि हाई मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये वाला हाई, और फाई मतलब हाई फाई फिडेलिटी। आपको वाईफाई पढ़ाते समय बताया था, वाईफाई जब पढ़ाया था तो बताया था कि बिना तार का ही विश्वसनीयता उसमें रहती है, इसलिए उसको वाईफाई बोलते हैं। हाई मतलब उच्च, फिडेलिटी मतलब विश्वसनीयता, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिस पर बहुत उच्च विश्वसनीयता है, इसलिए वो हाई फाई है। अब कुछ लोग नॉर्मली किसी को भी कुछ हाई फाई बोल देते हैं, लेकिन हाई फाई का मतलब वही ऐसा व्यक्ति जो अति विश्वसनीय है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई फाई। तो शब्दों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि शब्द कैसे बनते हैं। यहाँ देखिएगा, क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है आगे समझ में आएगा। अणु सदैव गति की अवस्था में रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, कभी प्रीलिम्स में पूछ लेगा। सब जितनी बातें पढ़ रहे हैं सब कहीं कुछ को एग्जाम में पूछ लेगा। अणु सदैव गति की अवस्था में रहते हैं, और ये मुख्यतः 3 टाइप की गतियां करते हैं। अणु सदैव गति की अवस्था में रहते हैं और मुख्यतः 3 गतियां करते हैं।
कौन कौन सी गति? तो कंपन वाली गति करते हैं, कंपन, वाइब्रेटरी मोशन, कंपन वाली गति कैसे? तो अपनी एक माध्य अवस्था उनकी है, ये माध्य अवस्था है, इसके टू एंड फ्रो, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी गति करते हैं या फिर घूर्णी गति करते हैं, घूर्णन करते हैं, या फिर रेखीय गति भी करते हैं। रेखीय गति फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार गति करे, एक सरल रेखा में गति करे, तो उसको रेखीय गति कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में मैंने समझाया था कि किसी एक ही अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर ही केवल गति करे तो उसको हम बोलते हैं रेखीय गति। तो अणु सदैव ही किस में रहते हैं? गति की अवस्था में रहते हैं। और गति की अवस्था में रहते हैं तो यहां पे एक बात आपको और समझनी है कि ये जो अंतरा आणविक बल जो लग रहा है ना, ये जो अंतरा आणविक बल यहां पे लग रहा है, इसमें अच्छा एक बात और समझ लो, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक फैक्ट और बता दीजिए, फिर आगे बढ़िए इसमें। क्या फैक्ट? कि अभी आपने बताया कि प्रकृति में मात्र 4 ही बल हैं, और एग्जाम के सामान्य अध्ययन में आएगा ये, प्रकृति छोटी क्लासों में लिखा हुआ है, प्रकृति में केवल 4 ही मूल बल हैं। इसी को जब ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, भूगोल, तो जब बिग बैंग थ्योरी, इसलिए चैप्टर का मैंने शुरुआत किया था ब्रह्मांड से, बोला था कि पूरे केमिस्ट्री पढ़ाते समय में आपको बीच बीच में हर लेक्चर में कहीं ना कहीं ब्रह्मांड बीच में आ जाएगा। और देखो आज फिर आ गया। ब्रह्मांड का जब उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, उस बिग बैंग थ्योरी में जाकर देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि जब आने वाले ये चारों बल एक ही बल में कंप्रेस्ड थे, पूरा हर चीज़ें तो एक ही जगह पे थी ना, वो कंडेंस एक छोटा सा जो घनत्व का गोला था। तो जब वो आगे विस्फोट हुआ तो उस समय क्या, ये चारों बल एक ही में ज्वाइंट थे, एक ही साथ मर्ज थे। और उस समय इन चारों को एक शब्द में क्या बोला जाता था? सुपर बल। तो ये आप लोग लिख लिया करो। इसलिए मैं आपको कॉपी में बोलता हूं कि मेरे कॉपी में जब भी पढ़ो तो ये अगर पेज है, आज थोड़ा जूम हो गया है कैमरा, फिर मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता, ये पेज है तो आगे यहाँ पे मार्जिन बना लिया करो। जो एक्स्ट्रा बात बताऊं उसको इधर लिखो, और जो क्लास में मैं करा रहा हूं उसको इधर लिखो, बहुत फायदा आपको मिलेगा। यही चारों बल एक साथ जब थे इनिशियल ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में, आज से लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले, 13.8 बिलियन बोलते हैं, कहीं 14, तो 14 बिलियन वर्ष पहले इन्हीं बलों को सुपर बल कहा जाता था। सुपर बल में ये सारे थे, फिर धीरे धीरे समय के साथ ये अलग हुए। वो भूगोल का टॉपिक है, ब्रह्मांड का टॉपिक है, आगे चलते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 4 ही मूल बल हैं, तो इनमें से कौन सा बल इस प्रकार की एक्टिंग करता है? उसमें से कौन सा ऐसा बल है जो अंतरा आणविक बल बन जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो बोलेंगे कि ये कौन सा बल है, तो इसकी प्रकृति होती है, ये विद्युत बल होता है, वैद्युत बल है ये। बोला हो ना वहाँ वैद्युत चुंबकीय बल, तो आप वैद्युत चुंबकीय बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये क्या होता है? वैद्युत बल होता है। अब वैद्युत बल क्या है इस पर अभी हम नहीं जाने वाले हैं यहाँ पर, बस इतना दिमाग में रखो कि इसकी प्रकृति पूछ लेगा। अंतरा आणविक बल किस प्रकार का मूल बल होता है? तो विद्युत चुंबकीय बल बोल देना या वैद्युत बल बोल देना, 2 आवेशों के बीच में लगता है ये। खैर आगे की बात है, देखेंगे। अब क्या यहाँ समझाने वाला था मैं आपको कि अंतरा आणविक बल होता क्या है, कि जैसे मान लो ये हमारा कोई द्रव्य है और इस द्रव्य में कई अणु हैं, एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है। तो इन अणुओं के बीच में एक माध्य दूरी होती है। एक दूरी क्या होती है? माध्य दूरी होती है। माध्य दूरी या इसी को हम बोलते हैं साम्य दूरी। बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। माध्य दूरी या साम्य दूरी, इस माध्य दूरी या साम्य दूरी पर ये दोनों जब रहते हैं अगर, तो उस समय बहुत ही आराम की अवस्था में रहते हैं। वहां पर इनका, भाई आपको पता है कि नाभिक दोनों, नाभिक क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भाई नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है नहीं, प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव, तो पूरा नाभिक क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो नाभिक है, तो नाभिक में प्रतिकर्षण का बल होता है, इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण का बल होता है।
लेकिन नाभिक और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। तो इसमें तमाम कहीं आकर्षण बल लग रहा होगा, कहीं प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। तो जो ये साम्य अवस्था होती है ना, माध्य दूरी होती है, इस जगह पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। और इसलिए इस अवस्था पर जो हमारे अणु हैं बहुत आराम से रहते हैं, उनको कोई तकलीफ होती नहीं है। लेकिन अंतरा आणविक बल के बारे में हमें समझना है। क्या समझना है, समझो। अगर जो परमाणु हैं या अणु हैं, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जो परमाणु या अणु हैं, ये अणु मान लो या फिर अभी परमाणु भी ले सकते हो, हालांकि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो होता क्या है कि जब इस साम्य अवस्था से, ये जो माध्य अवस्था बताया ना, इस माध्य अवस्था से जैसे ही परमाणुओं को पास लेकर आएंगे, माध्य अवस्था से परमाणुओं के बीच की दूरी कम करेंगे, परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी अगर कम करेंगे, और दूसरी चीज फिर इससे दूर करेंगे, परमाणुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी अगर ज़्यादा करेंगे या बढ़ाएंगे, तो बड़ा अजीब घटना यहाँ पे होती है जो रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं अक्सर। जैसे ही परमाणुओं को एक निश्चित दूरी के पास लेके आना शुरू करते हैं, तो उस समय ये क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, ये प्रतिकर्षित करने लगते हैं। या बल कौन सा लगने लगता है, प्रतिकर्षण का भी समझा रहा हूँ, समझ में आपको आ जाएगा पूरी बात। और जैसे ही दूर ले जाएंगे, परमाणुओं को आपस में दूर ले जाएंगे, तो तुरंत इनके बीच में कैसा बल लग जाता है, आकर्षण का बल लग जाता है। आकर्षण का बल लगने लगता है, आकर्षित करने लगते हैं। कैसे, समझो। एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग अपने साम्य अवस्था में पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत उसको नहीं है। जैसे ही स्प्रिंग को बल लगा के ऐसे दबाओगे ना, जैसे ही इसे दबाओगे तो उसके अणु आपस में क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है उन पर। इसलिए तो हमको जोर ला के दबाना पड़ता है। और जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। प्रत्यास्थता का गुण तुम लोग एक दिन पूछे थे ना, वो उसका कारण भी कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है, अंतरा आणविक बल ही जिम्मेदार है उसके लिए भी। देखो, जब पास लेके आ रहे हैं, एक सीमा से पास लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, आकर्षण नहीं हो रहा है बल्कि प्रतिकर्षण होने लग रहा है। और फिर उनको दूर खींचो, नॉर्मल अवस्था है ना, उसको ऐसे दूर खींचो, और जैसे ही छोड़ दोगे तो फिर से अपनी अवस्था में चला जाएगा। मतलब खिंचाव का बल लगा ना, आकर्षण का बल लग गया। तो ध्यान रखिएगा कि परमाणुओं के बीच की दूरी, जब माध्य दूरी से हम क्या करते हैं, परमाणुओं की बीच की दूरी जब बहुत कम करते हैं धीरे धीरे, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है। यही अंतरा आणविक बल ही है, वो प्रतिकर्षण बन जाता है। और जब दूर दूर उनको करते हैं ऐसे, तो तुरंत क्या हो जाता है, उनके बीच में आकर्षण का बल लग जाता है। डेली लाइफ में देखो हमारे ऐसे होता है, जब कोई हमारे पास रहता है तो उस समय प्रतिकर्षण होता है। बहुत ज़्यादा पास है तो एकदम परेशान हो जाते हैं, कुछ बोलता है, गाली दे देते हैं, ये वो। और जैसे ही किसी कारणवश अगर दूर चला जाता है तो आकर्षण होता है, फिर छत पे बैठ के याद किया जाता है। समझ रहे हो ना, डेली लाइफ में भी ये होता है। कोई भी, जब अभी तुम लोग घर गए हो ना, मम्मी पापा पास हैं, भाई बहन पास हैं, तो अब उनकी वैल्यू ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी। अब प्रतिकर्षण हो रहा होगा, अरे भाग यहाँ से, चुपचाप पढ़ने दे मुझे। और जैसे ही वहाँ से घर यहाँ हो गए इंदौर में, तो फिर आकर्षण का बल शुरू होगा। समझ रहे हो कुशवाहा जी, आप क्यों नहीं समझेंगे? तो ध्यान रख लेना कि जब परमाणु जब पास पास आएंगे तो कैसा बल लगेगा, ज़्यादा पास पास होंगे तो प्रतिकर्षण का बल हो जाएगा, और दूर दूर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आकर्षण का। एक चीज़ तुम लोग और यहीं समझ लो, और ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, अंतरा आणविक बल के बारे में बात कर रहे हैं, उधर ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक चीज़ तुम लोग और ध्यान रख लेना कि जो आकर्षण का बल होता है ना, ये आकर्षण का बल कब हो रहा है, जब दूरी बढ़ा रहे हैं।
जब दूरी बढ़ा रहे हैं, मैं टेक्निकल तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, जनरल समझा दे रहा हूँ, याद कर लो, कभी प्रीलिम्स में फैक्ट के तौर पे पूछ ले तो, कि जब दूरी बढ़ा रहे हैं तब आकर्षण हो रहा है ना, और इसलिए आकर्षण का बल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आकर्षण का बल कैसा होता है, ऋणात्मक। छोटी क्लासों की बात है, नहीं सोचते हम। आकर्षण का बल कैसा होता है, ऋणात्मक। और ये देखो, जब दूरी कम करते हैं, पास लाते हैं, तब क्या होता है, प्रतिकर्षण। पास लाते हैं तो धीरे से उसके बाद प्रतिकर्षण शुरू होता है, तो इसलिए कैसा होता है, धनात्मक होता है। प्रतिकर्षण बल कैसा रहेगा, धनात्मक, और आकर्षण बल कैसा होता है, ऋणात्मक। ये दिमाग में रखना तुम लोग। मैं फिजिक्स का टॉपिक जब अंतरा आणविक बल या प्रत्यास्थता का टॉपिक जब पढ़ा जाता है तो उसमें इनको डिटेल किया जाता है। मैं यहाँ आपको बेसिक्स की बात वो समझ में आ जाए करा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, परमाणुओं ये वा प्रतिकर्षण बल धनात्मक, और याद आपको आसानी से रह जाएगा जो अभी एग्जाम्पल दिया डेली लाइफ से, उस डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप देखोगे तो ये रटना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि जब भी दूर ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण, सॉरी, दूरी कम करेंगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा। बहुत ज़्यादा दूरी कम करेंगे, पहले तो कम करेंगे तो आकर्षण होगा। देखो एकदम सिंपल समझो यार, मेहनत बेकार ना हो। देखो ये हैं मिस्टर ए और ये हैं मिस्टर एक्स, अभी काफ़ी दूर दूर हैं, आकर्षण है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तब भी आकर्षण, और आकर्षण बढ़ेगा, फिर कम नहीं होगा, आकर्षण और बढ़ेगा। जितना करीब आ रहे हैं यहाँ पे और आकर्षण चरम पे पहुंचता जा रहा है, आकर्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब पता चला कि एकदम यहाँ पे करीब आ गए, एकदम करीब यहाँ आ गए तो आकर्षण एकदम मैक्सिमम हो गया। अब इससे ज़्यादा जब करीबी बढ़ती है ना, इससे ज़्यादा जैसे ही करीबी बढ़ेगा तो आकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और शुरू हो जाएगा प्रतिकर्षण। और डेली लाइफ में आप लोग यूज करके देखना, एकदम एग्जैक्ट यही होता है। तो प्रतिकर्षण शुरू, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि बहुत पास पास, और फिर किसी कारणवश प्रतिकर्षण हो गया ना तो ब्रेकअप, तो फिर दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आकर्षण शुरू हो जाएगा। एक लिमिट तक आकर्षण बढ़ रहा है, उसके बाद प्रतिकर्षण, और फिर दूर दूर जब जा रहे हैं फिर आकर्षण हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब अंतरा आणविक बल के बारे में बेसिक्स आप समझ गए हैं कि अणुओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे और हम चलते हैं। इसको मिटा दूं, इतना तो लिख लिए होगे ना, कोई नहीं, मैं एक पिक भी ले रहा हूं, आपको भेज दूंगा। खैर बोलता हूं यार, भूल जाता हूं, भेज नहीं पाता हूं, आज भेज ही दूंगा। वैसे तुम लोग साथ साथ बनाते रहो, जो भी बोल के लिखवाना होगा मैं बोल के लिखवाऊंगा। अभी बोल के लिखवाने जैसी कुछ चीज़ दिख नहीं रही है, सब समझने वाली बात है। चलो, तो अब थोड़ा सा इस बात को और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा बात और समझना है। मैं इसी बात को मिटा रहा हूं। क्या अब आगे इसके क्या देखना है, समझो। अब क्या करना है हमको, तो आकर्षण धनात्मक और ऋणात्मक और प्रतिकर्षण धनात्मक हमने देख लिया। अब थोड़ा सा आप समझो यहां पे कि कोई भी परमाणु या अणु जो होता है, कोई भी परमाणु या अणु जो होता है, ये हमेशा किस अवस्था में रहना चाहता है। अभी हम धीरे धीरे तापीय ऊर्जा पे जाएंगे हम, लेकिन पहले समझ लो किस अवस्था में रहना चाहता है। तो किस अवस्था में रहना चाहता है, जहां इसकी ऊर्जा कम लगे, जहां इसकी ऊर्जा सबसे कम लगे, जहां इसकी ऊर्जा सबसे कम लगे, सिंपल बात। अदरवाइज हम बोल देंगे निम्न ऊर्जा की अवस्था में। कोई भी अणु या परमाणु हमेशा, अणु परमाणु या द्रव्य
हमेशा उस अवस्था में रहना चाहता है, निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में रहना चाहता है। अभी कॉमन लाइफ से भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। निम्न ऊर्जा वाली अवस्था कैसे? तो सिंपल समझो कि ये मोबाइल मेरे हाथ में है और आप लोग फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसको मैंने उठा दिया है यहाँ पे, इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इसको मैं पकड़ा हूँ तो जबरदस्ती यहाँ पे है, ये चाहता नहीं है यहाँ रहना, जबरदस्ती यहाँ पे है। जैसे इसको छोड़ूंगा ना, अभी देखो इसमें कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, mgh गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें है। जैसे ही छोड़ूंगा, छोड़ के दिखा नहीं सकता, गिर जाएगा। जैसे ही छोड़ूंगा आप तुरंत देखेंगे नीचे गिर जाएगा ये, और आके पृथ्वी की सतह पे रुक के आराम करेगा। और वहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? एकदम न्यूनतम है। तो इसलिए वो क्या, अगर फ्री छोड़ दिया जाए किसी चीज़ को कि आप जैसे मन करे वैसे रहो, तो हमेशा वो उस अवस्था में रहना चाहता है जिसमें उसकी ऊर्जा कम लगे। जैसे और एग्जाम्पल देखो, दो लोग आते हो इंदौर या दिल्ली पढ़ने के लिए, तो रूम देखते हो। अगर घर वाले पाबंदी लगा दिए हैं कि नहीं आपको हॉस्टल में रहना है, सिंगल एक ही रूम लेकर रहना है, तब तो मजबूरी है। जैसे अभी मोबाइल को पकड़ा था, अदरवाइज आप लोग दोनों लोग क्या करेंगे, ये अकेला 2 रूम मिल रहे हैं, एक 1000 रुपये का, 1000 रुपये का क्या मिलता है, 4000 का, ये 4000 का एक एक को। लेकिन अगर यही दोनों मिल के आपस में अगर इसको अकेले अकेले ले रहे हैं तो 4-4 हज़ार रुपये लग रहा है, ऊर्जा ही तो है, पैसा हमारे लिए ऊर्जा होता है। और दोनों मिल के ले रहे हैं तब भी क्वार्टर मालिक वाले कोई बात नहीं, आप 4500 में ले लो, दोनों लोग रहो, तो हम फिर ये 4500 वाला ले लेंगे। देखो निम्नतम ऊर्जा की अवस्था है, जो बचेगा उसका फुल्की खाएंगे, जो बचेगा उसका बिरयानी खाएंगे, अक्सर ऐसा करते हैं। तो हमेशा कोई भी पदार्थ चाहता है कि न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में अपने रहे। चाहे हम हो, हमें अगर कोई बोल देगा कि आप ही को बोल दिया जाए कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो देख लो, या मैं अभी आपको बोलूं क्लास में, हालांकि अभी तो कुछ लोग लेट के पढ़ ही रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास में मैं बोलूं कि जैसे मन करे वैसे पढ़ो, तो कई लोग ऐसे गाल पे हाथ रख के पढ़ेंगे क्योंकि उनको न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था वहाँ लग रही है। कुछ लोग ऐसे लेट के बढ़िया जो बैग है उसको तकिया लगा के ऐसे राजशाही की तरह पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई दबाव नहीं है ना। अब टीचर जब दबाव डालता है कि नहीं सबको एकदम सही से खड़े होना है, सही से बैठना है, सही से लिखना है, तो दबाव के कारण वैसा रहते हैं। जैसे ही फ्री छोड़ दिया जाए तो आप न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में, घर पे ऐसे ही पढ़ते हैं ना, जैसे ही कॉपी लिए तुरंत लेट गए, लेट के ऐसे पढ़े जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉपी मुंह पे आके गिर गई है और 6 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना ही है कि कोई भी परमाणु या अणु जो होता है हमेशा क्या करता है, न्यूनतम ऊर्जा में रहने का प्रयास करता है अपने। ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखना है आपको कि सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में अपने रहना चाहता है। क्यों इसको ऐसा बता रहा हूं, अंतरा आणविक बल में जो माध्य दूरी होती है ना, उस माध्य दूरी पर उसकी यही आराम वाली अवस्था, उस समय बोला था ना कि आराम अवस्था रहता है, पीछे जाके बैकअप देखना अगर रिवाइंड करके तो मिलेगा। आराम की अवस्था में, तो आराम की अवस्था उसकी माध्य अवस्था होती है, उस माध्य अवस्था पे वो आराम चाहता है, लेकिन बल इतना लगता है कि बेचारा वो रुक ही नहीं पाता है। हर बार चाहता है कि माध्य अवस्था पर आए, लेकिन बार बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर उधर भागता रहता है, रुक ही नहीं पाता है माध्य अवस्था पर। कंपन बताया ना कि माध्य अवस्था के दोनों तरफ करता है। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि आराम की अवस्था जो बोला था, वो आराम की अवस्था यही है कि हमेशा कोई अणु परमाणु हमेशा चाहता है कि वो उस अवस्था में रहे जिस अवस्था में उसकी सबसे कम से कम ऊर्जा लगे। पानी को देख लो, पानी को बांध बांध के ऊपर ऐसे रोक देते हैं तो मजबूरी में रुका हुआ है ना, जैसे ही छोड़ते हैं तो धड़ा वहाँ से नीचे गिरता है, क्योंकि उसको ऊपर वहाँ रहना अच्छा नहीं है ना, वहाँ पे दबाव लगा हुआ है, सावधान में खड़ा हुआ है, विश्राम में नहीं है। जैसे ही छोड़ देते हैं तो विश्राम में हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में 2 बात और हमको देखना है, वो बात क्या है, तो एक है जो अणुओं परमाणुओं के बीच में बल लगता है, ये अंतरा आणविक बल भी 2 प्रकार का हो जाता है, जिसका नाम अक्सर आप सुने होंगे और जीएस में खूब क्वेश्चन पूछता है इससे। क्या क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अणुओं और परमाणुओं के बीच भी 2 प्रकार का बल लगता है, अणु
और परमाणु में ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ, दोनों बात अलग है। आज के बाद तीसरे या चौथे लेक्चर में हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। अणु परमाणु के बीच दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से? तो एक बल होता है ससंजक बल। ससंजक बल इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां जानना जरूरी है। ससंजक बल बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और दूसरा होता है क्या? आसंजक बल, इसको हम बोलते हैं एधेसिव फोर्स। एधेसिव फोर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद ई बीच में और आता है, एधेसिव फोर्स। अब जब हम अंतरा आणविक बल समझ गए हैं तो यह समझना बड़ा आसान है। ससंजक बल क्या है? तो ससंजक बल का मतलब यह है कि एक ही प्रकार के अणु, ऑक्सीजन कहीं पर इकट्ठा हैं, ऐसे ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इसको परमाणु बोलते हैं। और ये परमाणु, इन परमाणुओं के बीच में आपस में जो बल लग रहा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच जो बल लगेगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। चाहे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आपस में लगे, चाहे वो कार्बन कार्बन के आपस में लगे, चाहे वो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में आपस में लगे, तो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं के बीच में जो बल लगेगा उसको हम बोलते हैं ससंजक बल। और आसंजक बल क्या होता है? अलग अलग प्रकार के अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को, अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। आसंजक बल कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? आसंजक बल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच आसंजक बल। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच अगर लग जाए कभी बल तो क्या है? आसंजक बल। तो ध्यान रखिएगा, ये आसंजक और ससंजक बल के बारे में एक बात और आपसे एग्जाम में उलझा के पूछेगा कि आसंजक या ससंजक बल की प्रकृति क्या होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम बोलते हैं दोनों आकर्षण बल होते हैं, तो इसमें एक भी प्रतिकर्षण वाला नहीं है। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आकर्षणात्मक बल होते हैं। ससंजक बल भी आकर्षण वाला ही होता है और आसंजक बल भी आकर्षणात्मक बल होता है। एक बात मैं आपको और थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो अंतरा आणविक बल आपने देखा, दिख तो रहा है, अंतरा आणविक बल, ये इसी को केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ा अलग करके वांडर वाल्स बल भी बोलते हैं। वांडर वाल्स बल भी बोलते हैं। ये एक विद्वान है वांडर वाल्स, आगे हम देखेंगे। तो वांडर वाल्स बल भी इसी को हम बोलते हैं। हालांकि वांडर वाल्स बल जो होता है थोड़ा इससे डिफरेंट करता है। इसके 3-4 रूप हैं, हमारे काम का नहीं है, 4 रूप इसके होते हैं। ये मुख्यतः आकर्षणात्मक माना जाता है, जबकि ये वाला अभी मैंने आपको बता दिया कि बहुत करीब लेके आ जाएंगे तो प्रतिकर्षणात्मक भी होगा। तो आसंजक और ससंजक बल आप समझ गए। थोड़ी सी बात यहाँ पे मेंस के हिसाब से आपको क्या समझना है कि मेंस क्या बोले, मतलब जीएस के हिसाब से और थोड़ा सा समझ लेना है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसका एप्लीकेशन थोड़ा देख लो, कभी एग्जाम में पूछ लेता है। हालांकि फिजिक्स की बात वो है। ससंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, तो ये बताओ, ये बोर्ड अलग है ना, बोर्ड अलग द्रव्य है, और जो इंक है ये क्या है? अलग द्रव्य है। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उस बल का नाम क्या है? आसंजक बल। ठीक है। और हम देख रहे हैं
ये बताओ, अगर मैं पानी से लाके लिखूंगा, इसमें पानी भर दूंगा और इस पर लिखूंगा तो तुम लोगों को दिखाई देगा? पानी इसमें भर के अगर लिखूं तो दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है उसको थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो ये बोर्ड है हमारा, यहाँ ऐसे बना के बता रहा हूं, ये बोर्ड है और पानी से इस पर मैं लिख रहा हूं, और पानी से लिख रहा हूं तो आप लोग चिल्लाने लगेंगे हैंड रेज करने की नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो एकदम सिंपल बात है, दिमाग में रख लो। लिख रहे हैं किससे हम? पानी से। तो पानी के अणुओं के बीच का क्या ससंजक बल ज्यादा है, और पानी और बोर्ड के अणुओं के बीच का आसंजक बल क्या है? कम है। फिर समझो, पानी से लिख रहे हैं तो पानी के अणु आपस में बल लगा रहे होंगे, वो क्या है? ससंजक बल। और पानी और बोर्ड को जब आपस में मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उस समय जो बल लग रहा है इनके बीच में, वो क्या है? आसंजक बल। तो यहां पर हुआ क्या है कि पानी जो है ना, इस पानी के अणुओं के बीच का ससंजक बल ज्यादा है। पानी के अपने आप जो अणु हैं उसके बीच में ससंजक बल ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में जो आसंजक बल है वो कम है। और इसलिए ये पानी क्या करता है? बोलता है कि हमें आपसे दोस्ती नहीं करनी है। ये पानी बोर्ड के साथ उतनी अच्छी दोस्ती नहीं कर पाता है, उतनी गहरी दोस्ती नहीं कर पाता है। कारण क्या है? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच, मैं थोड़ा सा ये हटा दूं तो आपको ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़ते समय बात आ गई है तो एग्जाम के बहुत से क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। पुराने पेपर जाके देखना, अलग अलग वनडे का या किसी भी एग्जाम का बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। पानी के अणु के बीच में जो बल लग रहा है ससंजक, थोड़ा उर्दू जैसा लिख दिया, ससंजक, और पानी और बोर्ड के बीच में जो बल लग रहा है ये क्या है? आसंजक। अब हुआ क्या कि ससंजक ज्यादा है यहां पे अगर, और आसंजक कम है, केवल यही नहीं कहीं भी, तो दोस्ती गहरी नहीं होगी। अगर एक गाना तुम लोग सुने होंगे, बहुत पहले खूब चला था, गाना जैसे ही नाम लेता हूं तुम लोग भट से याद कर लेते हो कि हाँ सुने हो। एक आया था गाना इस टाइप का, जो लिखा हूं मैं बोर्ड पर, दिखाई दे रहा है? इस गाने में बोर्ड पर लिखा है शीला की जवानी के तरीके से गाना आया था। उसमें एक शब्द बोलता है कि गैरों की मुझे जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। सुने हो? तो ये इसी टाइप का होता है। ससंजक बल ज्यादा हो जाता है तो फिर ये दूसरों से प्रेम नहीं करते, इनको सिर्फ अपने में ही मन लगा रहता है। तो पानी क्या आपस में इतने लीन हैं, आपस में ही अपने आप से ही प्रेम जता रहे हैं कि इनसे दोस्ती गहरी हो ही नहीं पाती है। और गहरी दोस्ती नहीं होगी तो ये क्या करेगा? पानी इस पर उभर के हमको दिखाई नहीं देगा, बोर्ड पर हमें दिक्कत होगी। लेकिन अभी क्या है? इंक जो है खुद से प्रेम नहीं जताता है, ठीक है ना? दिलफेक टाइप का है, इसको और तरीके से समझ सकते हो, खुद से ही प्रेम जता रहा है। आजकल हमारा समाज ऐसा होता जा रहा है। पढ़ोगे LGBT, अपने आप एक ही जैसे लोगों से प्रेम जता रहे हैं, ठीक है? ये इनको छोड़ दिया जाए तो, इनको भी छोड़ दो तो ये दोनों लोग क्या एक ही जैसे लोगों से प्रेम जता रहे हैं, तो वो क्या बन गए हैं? पानी गाना मत किसी को याद आ जाए कि भैया ये पानी, ठीक है? तो अब यहां पे क्या हो रहा है? इसलिए ये यहां पर चीजें उभर कर सामने नहीं आ रही हैं। इंक देखो, इंक में क्या है? इंक के अणु के बीच का ससंजक बल तो रहेगा ही। यहां फिर लिख देता हूं, ये तुम लोग हमेशा दिमाग में रखना, इसी को फिजिक्स में गीला करना बोलते हैं। इंक और इंक के बीच में ससंजक बल, इंक और बोर्ड के बीच में क्या? आसंजक बल। यहां पर ये कम हो जाता है, अपने आप से कम प्रेम जताता है और दूसरों से ज़्यादा।
और इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है और इसलिए बोर्ड पर आपको क्लियर कट दिखाई देता है। तो एक चीज़ तुम लोग दिमाग में हमेशा रख लेना कि जब भी ससंजक बल ज़्यादा रहेगा किसी दूसरे जिस तत्व के साथ उसका रिएक्शन या उससे मिला रहे हैं और ससंजक बल ज़्यादा है तो उसको गीला नहीं करेगा, फिजिक्स ऐसा बोलता है। जैसे मरकरी देखोगे ना, मरकुरी को, पारा को, तो पारा को कांच के साथ मिलाओ, कांच के ऊपर रखो, वो सही से मिलता ही नहीं है, सही से मिलता नहीं है क्योंकि वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, बधाई दो फिल्म मिलता ही नहीं है। और देखोगे तो एकदम गोल हो जाएगा, जरा सा टच करेगा उसको बस अनमने ढंग से। ये कांच है, इस पर मरकरी की बूंद गिराओ, मरकरी इतना बड़ा बूंद है, इसको जैसे ही नीचे गिराओगे ना कांच पर तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये इतना सा बस टच में आएगा, संपर्क में इसके आएगा। पहले बढ़िया फैला हुआ था जब अपने अणुओं के साथ था, तो दूसरे प्रकार के अणु से मिला तो जरा सा टच किया केवल। और पानी को देखो, कांच पर पानी गिरा दो तो पानी पहले इतना था ये, और जैसे इस पर आता है तो पानी इतना फैल जाता है। तो पानी का यहाँ पे क्या हो गया, पानी और कांच के बीच का आसंजक बल ज़्यादा है इसलिए फैल गया। पानी के अणुओं के साथ यहाँ पर क्या है, ससंजक बल ज़्यादा नहीं है इसलिए कांच पर फैल गया। तो ये सब फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो और क्लास जब लगेगी तो आप पढ़ लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? एक दो बार हैंड रेज कर दो, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ससंजक असंजक के बारे में देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा बता दोगे। अगर बोलेगा, सुनो, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पारा कांच को गीला नहीं करता है, क्या कारण है, तो ऑप्शन क्या होगा, सीधी सी बात कि पारे के अपने आप के अणुओं के बीच का क्या है, ससंजक बल ज़्यादा है और पारे और कांच के बीच जो असंजक बल है वो कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पानी खूब गीला कर देता है, क्यों? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच का ससंजक बल कम है और पानी और कांच के अणुओं के बीच का असंजक बल ज़्यादा है। बस कंसेप्ट दिमाग में है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा कर लोगे। कई बार देखोगे ना ऐसा होगा, अगर मान लो एक ऐसी नली ले लो, पढ़ ही रहे हैं तो सारा बात क्लियर हो जाए। ये नली है और इस नली में पानी भरो, जैसे ही पानी भरोगे ना तो पानी कैसे चढ़ेगा, देखो पानी जो है यहाँ तक तो चढ़ेगा, थोड़ा ऐसे ऊपर भी आ जाएगा, थोड़ा ऐसे ऊपर चढ़ के आएगा। यहाँ तक ऐसे भरे हैं ना तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि कांच और पानी के बीच का ससंजक बल ज़्यादा है, पानी के बीच का असंजक बल ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो और मित्रता गहरी करने के लिए गले मिल जाता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ गले तक पहुँच जाता है। और यही अगर इसमें हम अगर भर दोगे पारा, इसी में अगर पारा भर दोगे तो पारा क्या करेगा, यहाँ तक भरे हैं ना, यहाँ तक भरे हैं तो वो नलायक कैसे हो जाएगा, यहाँ इतना खाली हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे भरेगा वो, क्योंकि उसको अपने आप से ही प्रेम जताना है। ये पारा है, देखो अपने आप से ही प्रेम जताना है, ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ये सब फिजिक्स में चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग। मैंने ससंजक असंजक बल जो मुझे बताना था वो बता दिया, इसको दिमाग में आप रखें। अब बात करते हैं हम लोग अगले बात का, और वो क्या है, अंतरा आणविक बल किसमें ज़्यादा किसमें कम होता है वो हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग तापीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक बात उसमें आगे बढ़ाएंगे। तो तापीय ऊर्जा क्या होता है समझ लो, इसको मिटाता हूं, तापीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब लिख लेना तुम लोग, बोल बोल के तो बोल तो रहा हूं, जहां लगेगा कि एकदम बोल के लिखवाना है वहां बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, किसी ठोस के अणुओं के बीच का ससंजक बल ज्यादा होगा या कम होगा? ठोस के अणु के बीच में ससंजक बल क्या हो रहा होगा, ज्यादा है ना, तभी तो वो पास पास है। अंतरा आणविक बल क्या है, पास पास है। मतलब बाद में बताए, बाद में जो लिखवाऊंगा ना वो सब तुम लोगों को आता रहेगा, बाद में जो तीनों के बारे में बताऊंगा वो सब कुछ तुमको आता रहेगा, ये बात क्लियर है। तो
द्रव के अणुओं के बीच कैसा रहेगा, गैस के अणुओं के बीच क्या रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा तापीय ऊर्जा हम समझ लेते हैं। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी समझ लेते हैं। थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। अभी मैंने आपको बताया कि जो किसी भी द्रव्य या पदार्थ के अणु या परमाणु जो होते हैं, आप अणु बोलो, अणु परमाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, लगातार गति की अवस्था में होते हैं। लगातार गति की अवस्था में होते हैं। कौन कौन सी गति हमने देखा वहाँ। अच्छा ये बताओ, जब तुम गति की अवस्था में रहोगे तो तुम में गर्मी उत्पन्न होती है या सर्दी? अभी दौड़ना शुरू कर दोगे बाहर निकल के, चाहे सर्दी हो या गर्मी, दौड़ना शुरू करोगे तो शरीर गर्म होता है या ठंडा होता है? कॉमन सेंस की बात है कि हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होने लगता है। उसको भी छोड़ो, दौड़ना क्यों है गर्मी में? कुछ लोग सोचेंगे दौड़ा रहा है वहाँ से ऑफलाइन क्लास। हाथ को रगड़ो, ऐसे गति कराओ। अभी गति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रगड़ रहे हैं, लगातार गति हो रहा है तो क्या हो गया, इसमें ऊष्मा पैदा हो गया, गर्म हो गया। तो ये क्या है, किसी पदार्थ के, परिभाषा क्या होगा, किसी पदार्थ के अणुओं के निरंतर गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को या उनमें उत्पन्न ऊर्जा को, अब वो थर्मल है ना, तापीय है, गर्म है इसलिए तापीय बोल रहे हैं। किसी पदार्थ के अणुओं के निरंतर गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो अगर प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा कि तापीय ऊर्जा, अणुओं के बीच में तापीय ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है, क्या कारण है, अणुओं की गति। समझ रहे हैं ना? तो किसी पदार्थ में अणुओं के निरंतर गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अंतरा आणविक बल से ये क्या है, विरोधी है। अंतरा आणविक बल का ये विरोधी है। वो कैसे, समझ लो कैसे विरोधी है। ये बताओ, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है, दूर दूर जाना चाहती है या पास पास आना चाहती है? सर्दी के दिन में देखना, सर्दी के दिन में अक्सर हम लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, बैठते भी हैं तो ऐसे ही झुक के खड़े रहते हैं, अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहते हैं। और गर्मी के दिन में जैसे ही गर्म शरीर होता है ना, वैसे वैसे ऐसे फैलते रहते हैं। किसी भी चीज़ को गर्म करो वो फैलने लगेगा। इक्का दुक्का अपवाद होगा, उसको आगे अभी ठोस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, तापीय ऊर्जा हमेशा क्या करना चाहता है, जितना ज़्यादा तापीय ऊर्जा है उतना ज़्यादा अणु क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। उतना ज़्यादा अणु दूर दूर रहना चाहेंगे, पास पास रहना नहीं चाहेंगे। सीधी सी बात, बहुत गर्मी है तो हम पास पास ही नहीं रहना चाहते, सर्दी है तो पास पास रहना चाहते हैं, गर्मी है तो दूर दूर रहना चाहते हैं। ठीक वही बात है, जितना ज़्यादा तापीय ऊर्जा रहेगी समझ लो अणु उतने दूर दूर रहेंगे। अब कंसेप्ट देखो कितना आसान हो जाएगा। ये बताओ, गैसों की तापीय ऊर्जा ज़्यादा होगी या ठोसों की? सोचो, गैसों की, बोलो, गैसों की तापीय ऊर्जा ज़्यादा रहेगी या ठोसों की? गैस की, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं। गैस के अणुओं को दूर दूर होने का कारण भी ये हो गया कि क्या है, उसमें अंतरा आणविक बल क्या हो जाएगा, कमजोर। दूर दूर हो गए ना, अंतरा आणविक बल हो गया कमजोर और तापीय ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा। सबसे कम तापीय ऊर्जा किस में होगी? तो जिसमें सबसे कम गति होगी, जो तेज दौड़ेगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा आएगी, जो मतलब ज़्यादा गर्म होगा। जो कम दौड़ेगा, धीरे दौड़ेगा, उसमें कम ऊर्जा आएगी। तो ठोस के अणु क्या होंगे, जगह ही नहीं रहता घूमने का ना, बहुत कम घूमते हैं। देखो उसके गुण जब पढ़ेंगे वो 20 मिनट का काम है, बोला था ना, लेकिन ये समझने वाली बात है, इसलिए लूसेंट पहले आपको दिखाया मैं। ये बात समझ में आ गया, तापीय ऊर्जा क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है। अब चाहो तो एक तुम लोग यहाँ पे नोट डाल के डायग्राम बना लो, हालांकि आगे तो हम इसको पढ़ने ही वाले हैं। परिभाषा लिखना है क्या, लिख लिया होगा ना। किसी भी पदार्थ में अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। यह मुख्य रूप से ताप पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ताप अगर बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाती है। अब चाहो तो एक
डायग्राम तुम लोग बना लो छोटा सा, हालांकि वो तो आगे उन तीनों में हम पढ़ेंगे ही। क्या देखो डायग्राम में, यहाँ लिखो सॉलिड ठोस, यहाँ लिखो द्रव, यहाँ लिखो गैस। ठोस नोट में नीचे लिख लो, आगे तो हम पढ़ेंगे ही अभी। ठोस द्रव गैस, एक तीर इधर लगाओ, एक तीर ऐसे इधर लगाओ। और तापीय ऊर्जा देखो ऐसा होगा, तापीय ऊर्जा, गलत हो रहा है तो थर्मल एनर्जी ऊपर आएगा ना, यह है तापीय ऊर्जा। अब इतना पढ़ने के बाद तो खुद ही कर पाओगे। तापीय ऊर्जा, और ये क्या है, अंतरा आणविक बल। बस सब याद रहेगा आपको, अंतरा आणविक बल। देखो अंतरा आणविक बल जैसे जैसे गैस से ठोस की ओर आओगे बढ़ेगा, इसलिए तीर इधर लगाया हूं, बढ़ेगा। तापीय ऊर्जा ठोस से गैस की ओर जाओ बढ़ेगा। समझ रहे हो? कंसेप्ट पता है तो रटना क्यों पड़ेगा यार? अगर कंसेप्ट हमको पता है क्यों रटेंगे? जरूरत ही नहीं रटने का। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्लिक किया दिमाग को, आंसर आ जाएगा। रटे हुए भूल जाएंगे, रे यार किधर से था, यही बात कई लोग भूल जाएंगे, तापीय ऊर्जा किधर से किधर था। और हमको क्लियर है, आगे जब इसका विशेषताएं पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ससंजक आसंजक बल भी आपको समझ में आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप उस बात को भी समझ लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और एक दो बात समझ ही रहे हैं तो और समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। एक और टर्म यहां पे आपको यूज आएगा और उस टर्म का नाम क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, उसको भी अभी देख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, है फिजिक्स, लेकिन इसमें हम देखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। तो गुण पढ़ने से पहले ये बात हम पढ़ लें। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, क्योंकि लगे हाथ हो तुरंत समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है फिजिक्स का टॉपिक ये। देखो अभी मैंने क्या समझाया तुम लोगों को कि कोई भी अणु या परमाणु रहे या कोई भी पदार्थ रहे, अगर उसको फ्री अवस्था में हम रखेंगे तो वो क्या चाहेगा कि अपने कम से कम ऊर्जा में हम रहें, कम से कम ऊर्जा वाली अवस्था में रहें। ठीक वैसे ही ये मुख्य रूप से गुण किसका होता है, द्रव का। तो द्रव वाले में मैं लिखवाऊंगा कि द्रव में पृष्ठ तनाव पाया जाता है, और भी जगहों पे, लेकिन मुख्य रूप से ये गुण द्रव का होता है। बाकी तो और जगहों पे भी हम देखेंगे होता है, ऐसी बात नहीं है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है, किसी भी द्रव को जब हम फ्री अवस्था में रखते हैं, मुक्त अवस्था में रखते हैं, तो मुक्त अवस्था में वो चाहता है क्या कि वो कम से कम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे वो, या अपने सतह को सिकोड़ कर कम से कम स्थान में रहने का प्रयास करता है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो समझ लो कि वो बहुत ही कम जगह घेरेगा। पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा है तो कम जगह घेरेगा। ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन इंग्लिश से बोलते हैं, एसटी ज्यादा है तो जगह क्या होगा, कम घेरेगा। और पृष्ठ तनाव एसटी अगर कम है तो जगह क्या होगा, ज्यादा घेरेगा, जगह ज्यादा घेरेगा। इसका हमारे डेली लाइफ में बड़ा प्रयोग है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्या कि गर्म खाना क्यों स्वादिष्ट होता है और ठंडा खाना क्यों स्वादिष्ट नहीं होता है। तो गर्म खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है। जो गर्म खाना होता है ना, कोई भी चीज गर्म कर देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होगा तो जगह ज्यादा घेरेगा ना, तो पूरे मुंह में अच्छे से फैलता है वो, तो टेस्ट अच्छा आता है। जीभ पढ़ चुके हैं बायो में कि जीभ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का टेस्ट है। अगर पूरा मुंह में ढंग से फैलेगा तो उसका सारा टेस्ट हमारे मुंह में आएगा, और मुंह में सही से नहीं फैल रहा है तो क्या होगा, सारा टेस्ट नहीं आएगा। केवल पानी से कपड़ा धो साफ नहीं होता है, डिटर्जेंट डाल देते हैं साफ हो जाता है। क्यों, जैसे ही डिटर्जेंट मिलाते हैं पानी अशुद्ध हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अशुद्ध पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम, जगह ज़्यादा घेर लेता है। अब अशुद्ध मतलब जाके मिट्टी वाले पानी से, नाले के पानी से कपड़े धोने लगना, ठीक है ना, वो बात नहीं कर रहा हूं। आप देखोगे कई बार गांव में पानी के ऊपर मच्छर के
फैल रहे हैं तो तेल डाल देते हैं। जैसे ही तेल डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो अंडे मच्छर के ऊपर रहते हैं वो डूब के नीचे मर जाते हैं। फैल जाता है ना पानी, तो दूर दूर हो गया, तो इसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इस पे फिजिक्स के तौर पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सर सरफेस टेंशन एक बार, हाँ सरफेस टेंशन मैं बोल दे रहा हूँ, पहले लिखो सरफेस टेंशन को मैं बोल रहा हूँ। लिखो किसी द्रव का वह गुण, क्योंकि यह आगे सुनने को मिलेगा तो वहां बताने से बढ़िया है कि अब इसी में बता लें। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह संकुचित होकर, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, आप क्षेत्रफल समझ लो सिर्फ, अपने पृष्ठीय, क्योंकि पृष्ठीय समझाऊंगा तो अलग 10वीं के गणित पढ़ाना पड़ जाएगा आपको। 10th क्लास में आप लोग सरफेस एरिया निकालते थे, बट सोचे नहीं कभी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। किसी दूसरे दिन बात करेंगे, आज लेक्चर ऐसे ही लंबा हो रहा है। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम, लिखो न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। फिर बोल दे रहा हूं, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और ये अभी इसलिए बताया क्योंकि अभी बहुत कुछ आप समझ लिए हैं, क्योंकि वो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहता है। जितना ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी उसकी, तो कम से कम फैलने का प्रयास करता है। इसलिए देखोगे ना तो बारिश की बूंदें गोल होती हैं। एक तेल फैला लो और ऊपर पानी जैसे ही डालोगे ना तो पानी देखोगे गोल गोल हो जाएगा, पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ गोल होती है। इंसान खूब खा के अगर खा लेता है ना और खूब शरीर बनाना चाहता है तो जितना मोटा होगा उतना गोल होगा। देख लेना, इस ब्रह्मांड का नियम है। जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान है वो गोल है। पृथ्वी लगभग गोल है, सूर्य लगभग गोल है। जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान वो गोल। अगर इंसान भी ज़्यादा मोटा होगा तो गोल हो जाएगा। कितना भी लंबा रहे, अगर खूब मोटा हो गया तो मोटा होने के बाद गोल हो जाएगा, आलू की तरह हो। ये रूल है ब्रह्मांड का। जितना ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ेगा उतना आप गोल होने के तरफ अग्रसर होगे। इसलिए तो बोलते हैं कि ये गोल मटोल हो गए हैं। भले ही फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, गांव में लोग बोलते हैं ना कि ये गोल मटोल हो गए हैं। अब मटोल क्या मुझे नहीं पता, लेकिन गोल तो समझ में आता ही है। समझ रहे हो ना। अब सरफेस टेंशन का एग्जैक्ट सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, ये सब फिजिक्स की बात है, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक लाइन और लिख लो, यहाँ एक लाइन नीचे और लिख लो। यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है तो वह अत्यधिक क्षेत्रफल को घेरता है, तो वह अत्यधिक क्षेत्रफल को घेरता है, कम होता है तो। और यदि पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो वो कम क्षेत्रफल को घेरता है। और यदि उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो वह अधिक क्षेत्रफल को घेरता है, वह अधिक क्षेत्रफल को घेरता है। ठीक है। अब देखो टूथपेस्ट जब देते हैं ना, टूथपेस्ट जैसे ही मुंह में जाता है, सबसे अच्छा टूथपेस्ट वही होगा जिसका पृष्ठ तनाव कम है। पूरे कोने कोने दरारों पर जाकर साफ करेगा। कोई लिक्विड, डेटॉल क्या है, डेटॉल जैसे ही डेटॉल का पृष्ठ तनाव कम होता है तो हमारे घाव को अच्छे से धोता है। पानी क्यों नहीं धो पाता। रेणुका बोल रही है एक बार और बता दो। अरे मैंने ये बोला कि अगर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा है तो क्षेत्रफल कम घेरेगा, क्षेत्रफल कम घेरेगा। ठीक है। और पृष्ठ तनाव ST, सरफेस टेंशन अगर कम है तो क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा। और अक्सर हमारे दैनिक लाइफ में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। पृष्ठ तनाव कम रहे तो हमारा काम ज़्यादा होता है, इसलिए टूथपेस्ट का पृष्ठ तनाव कम होता है, ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा ना। नहीं तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा नहीं है तो मुंह में डालेंगे, सही से वो
हमारे मुंह के अलग अलग दांतों के दरारों में जाके उसको साफ नहीं करेगा। डेटॉल है, घाव धोना है, जब भी घाव धोना है, कुछ ऐसा करना है तो पृष्ठ तनाव कम चाहिए हमको, सरफेस टेंशन कम है तो दूर तक फैल के सही से सफाई करेगा, और अगर पृष्ठ तनाव कम है तो फैलेगा नहीं, सही से सफाई नहीं करेगा। तो खाने का टेस्ट क्यों होता है, तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। बाकी फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ना। यहाँ केमिस्ट्री अगर कोई डायरेक्ट, जैसे इसमें कई लोग नए स्टूडेंट हैं जिनका डायरेक्ट केमिस्ट्री से ही पाला पड़ गया है और वो 10वीं के बाद से सही से केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में सुने ही नहीं हैं, तो उनको समझ में आ जाए इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। समझ गए ये बात कि पृष्ठ तनाव कम ज़्यादा, पृष्ठ तनाव क्या है इतना अभी समझो। इसका मात्रक ये क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से नहीं बोलेंगे। अभी सबको ये बात समझ में आ गई? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो फटाफट। ठीक है, तो हम लोग कई ऐसे कंसेप्ट जो डायरेक्ट लूसेंट की किताब में आधे पेज में ही लिख के खत्म कर दिया है, उसकी गलती नहीं है। वो क्या आपको थोड़ी नहीं इतना, उसको इसको पढ़ोगे 5 मिनट में पढ़ लोगे, और उसी बात को देखो समझाया तो अभी 1 घंटे 32 मिनट हो गया है। 1 घंटे 32 मिनट हो गया है, तो मैं इस क्लास को अभी एक टॉपिक और समझा के रोकूंगा और फिर क्लास होगी ये। ठीक है, अभी आपकी क्लास आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, कुछ नाश्ता वास्ता करिए, और जीबी बचा होगा, नहीं होगा तो आजकल 1 जीबी और ख़रीद लीजिएगा 15 रुपये का, 15 रुपये 10 रुपये का 18 रुपये का 20 रुपये का जीबी आता है। 1 जीबी और परचेस कर लीजिए। अब तो घर पे हैं आप लोग, मम्मी पापा पैसा भी दे देंगे। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो अगला और इसके बाद जस्ट आज ही लेक्चर अभी आएगा, 1 या 1.5 घंटे बाद शुरू करते हैं। बट एक टॉपिक और पढ़ के, एक टॉपिक और क्या है उसकी ज़रूरत और पड़ेगी, एक नहीं बल्कि 2 टॉपिक। मिटाता हूं इसको, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ चैप्टर छोटा हो जाएगा और दिक्कत नहीं जाएगी। एक और टॉपिक आएगा श्यानता, एक और बात आएगी श्यानता, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। डिस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता क्या होता है, तो तुम लोग पढ़े होगे घर्षण बल के बारे में, घर्षण के बारे में पढ़े होगे। जब एक ठोस, अब ठोस क्या है वो तुम देखेंगे, इसलिए तो पहले बता रहा हूं गुण के बारे में। ठोस जो होता है, एक ठोस दूसरे के ऊपर चलना शुरू करता है, एक ठोस दूसरे के ऊपर जब चलना शुरू करता है तो ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। इनके बीच में जो ये संपर्क तल है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। और गति का विरोध करने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। और इस गुण को हम बोलते हैं, जिसके कारण गति का विरोध हो रहा है, उस गुण को हम बोलते हैं क्या, घर्षण, फ्रिक्शन। फिजिक्स की बात है, इतनी बात समझा दिया, आप समझ गए होंगे कि घर्षण क्या है, सुने ही होंगे। घर्षण हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है, नुकसानदेह भी है। वही घर्षण जब ठोस, जब द्रव और गैसों में होता है, द्रव और गैस में जब वही घर्षण होता है, तो उस घर्षण का नाम नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, श्यानता। घर्षण जब द्रव और गैस में होगा। देखो एक और बात, द्रव में कैसे होगा, तो एक द्रव में कई परतें होती हैं, ये ऊपर की परत, नीचे की परत, ऐसे परतें हैं। और द्रव अगर बह रहा है तो एक परत दूसरे परत के बीच में क्या करती है, गति का विरोध करती है। एक परत दूसरे परत के बीच में गति के विरोध करने वाला एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, श्यानता। और ये बताओ कि एक द्रव जो है, अब कितना आसान चीज है, कितना, जब चीजों को हम पढ़ लेते हैं तो समझना कितना आसान है। ये बताओ कि एक ही द्रव है, इस द्रव के बीच के परतों में जो श्यानता लग रहा है, ये श्यानता किस बल के कारण हो रहा होगा बताओ। एक ही द्रव है ना, ससंजक बल है कि नहीं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि द्रव में श्यानता का कारण होता है, द्रव में श्यानता का कारण होता है क्या, ससंजक बल।
समझ रहे हैं? क्योंकि एक ही प्रकार के परतों के बीच में चल रहा है ना, पानी है, आसंजक भी हो सकता है, पानी और तेल एक दूसरे पर तैरेंगे, शहद और पानी तैरेंगे तो आसंजक भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से एक में अगर तैरेगा तो क्या बोलेंगे? ससंजक। तो ये दिमाग में आपको अभी लिखवा दे रहा हूं मैं, रुक जाओ। गैस में भी होता है, गैस के तमाम लेयर्स हैं, वो लेयर्स एक दूसरे पर क्या करती हैं? जब चलती हैं एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उस समय भी उनके गति का विरोध होता है। वो गति के विरोध करने वाले गुण को श्यानता और गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल, श्यानता नहीं बल्कि श्यान बल, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये अभी ठोस द्रव गैस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो श्यानता को लिख लीजिए आप लोग कहीं, श्यानता को लिखो फटाफट। श्यानता को लिखो। द्रव एवं गैसों के विभिन्न परतों के बीच, द्रव एवं गैसों के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति, उनके बीच एक ही के बीच में हो रहा है तो आपेक्षिक गति बोलते हैं, या सापेक्षिक बोल लो यहां पे, के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले गुण को, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले गुण को, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले गुण को श्यानता तथा इस बल को श्यान बल कहते हैं। इस बल को श्यान बल कहते हैं। इस बल को श्यान बल कहते हैं। लिखो, गाढ़े द्रव में श्यानता अधिक होती है। गाढ़ा द्रव है, शहद चलता है क्या देर, बहुत धीमे धीमे फिसलेगा, तो गाढ़े द्रवों में श्यानता अधिक होती है। गाढ़े द्रवों में श्यानता अधिक होती है, जबकि पतले द्रवों में, ये मैं टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो टेक्निकल भाषा कुछ अलग हो जाएगी। गाढ़े द्रवों में श्यानता अधिक तथा पतले द्रवों में श्यानता कम होती है। पतले द्रव में श्यानता कम होती है। पतले द्रव में श्यानता कम होती है। उसके जस्ट नीचे लिख लो कि जो श्यानता है, उसके जस्ट नीचे ऐसे बना लो, श्यानता द्रवों में, ठोसों में तो श्यानता बोलते नहीं, घर्षण बोलते हैं, द्रव और गैस। तो द्रवों में श्यानता का कारण क्या होता है, अभी बताया, ससंजक बल। अगर एक ही द्रव के परतों के बीच में है तो ससंजक, दो द्रव अलग अलग हैं तो असंजक भी हो जाएगा। द्रवों में श्यानता का कारण क्या होता है, ससंजक बल, और ससंजक बल होता है। और गैसों में श्यानता का कारण क्या होता है, तो ससंजक बल न बोलकर किताबों में क्या बोलता है कि विसरण के कारण होता है। विसरण क्या है, मैं अगले लेक्चर में अब बताऊंगा आपको। विसरण के कारण होता है, उनके परतों के बीच में जो विसरण होता है, विसरण के कारण उसमें श्यानता होती है। श्यानता समझी गए हो कि एक दूसरे पर चलने के बाद जैसे घर्षण होता है, वही श्यानता यहाँ पे है। तो श्यानता आप लोग यहाँ समझ गए। प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा कि द्रवों में श्यानता का कारण है ससंजक बल, गैसों में श्यानता का कारण है उनके विसरण का गुण। विसरण का गुण क्या है बताएंगे अगले लेक्चर में। और क्या यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, तो मुझे लग रहा है कि एक बात और समझ सकते थे हम लोग, और वो था क्या, वाष्पीकरण। उसके बाद हमें सिंगल कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जो समझने वाला हो, उसके बाद ठोस द्रव गैस ही हमको केवल समझना है। तो वाष्पीकरण अगले लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर अभी 1 घंटे 41 मिनट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाष्पीकरण देख लेंगे
कि वाष्पीकरण क्या होता है, क्योंकि वाष्पीकरण के बारे में आपको लग रहा होगा कि आता है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन वाष्पीकरण के बारे में मैं अब तक जितने स्टूडेंट से पूछा हूँ सब गलत बताए हैं। आप लोग भी एक क्वेश्चन बता ही दो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बताओ वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? जिसको भी पता है फटाफट लिखो आंसर। वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? वाष्पीकरण किस ताप से शुरू होता है? एनीवन? अब ये 26वीं क्लास का क्वेश्चन थोड़ी नहीं है, इसी को हमने अपना किसी भी ताप पर, ठीक है, करेंगे बात। तो ये एकदम बेसिक क्लास है, बेसिक छोटी सी बात है, 6ठी से 10वीं के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको साइंस में। और इसी बात को जब बच्चों से पूछते हैं ना कि ये बताओ वाष्पीकरण किस ताप पर होता है, बोलते हैं सर इतना डीप थोड़ी नहीं पढ़े हैं। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, और आप भूगोल में वर्षा का होना पढ़ लेते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। बारिश होती है ना, बारिश का मुख्य कारण क्या है? वाष्पीकरण और संघनन है। तो वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम जाके भूगोल पढ़ेंगे, बादल का बनना पढ़ लेंगे, बारिश का होना पढ़ लेंगे, जलवायु पढ़ लेंगे, मौसम पढ़ लेंगे, आर्द्रता पढ़ लेंगे। कैसे? सोचो, 6ठी से 10वीं की बात कर रहा हूं मैं, और हमारे मन में ऐसा बैठा दिया गया है जैसे ही टीचर या कोई एग्जाम में पूछ लिया वाष्पीकरण निम्नलिखित में से किस ताप पर होता है, तो हम आके बाहर बोलते हैं बहुत डीप में पूछ लिया था, 26वीं क्लास का क्वेश्चन पूछा था। कोई बोलता है नहीं 26वीं का तो नहीं था यार, 22वीं का था। लेकिन कोई बोलता है नहीं 19वीं का था यार, 18वीं का था। कोई ये नहीं बोलता है कि 6ठी से 10वीं का था। इसको हम बोलते हैं डीप में है। डीप में कुछ पढ़ना ही नहीं है। यहाँ जितनी भी ये बातें मैं बताया हूँ ना, इन सबका अपना अपना एक पीएचडी हो सकता है इस पर। और 11th-12th में भी देखोगे ना, नीट के लेवल या आईआईटी के लेवल पे जाओगे फिजिक्स में, तो इनका अपने आप में क्या है, एक बड़ा बड़ा चैप्टर है, यूनिट बना हुआ है, श्यानता का एक पूरा चैप्टर है। हमें नहीं पढ़ना यहाँ उतना, लेकिन बेसिक तो समझना है कि होता क्या है। तो चलिए, कितने देर बाद मिले बताओ? 1 घंटे बाद मिले? अभी कितना समय हो रहा है? 10:06। 11 बजे मिले? 11 बजे से जितने लोग सहमत हैं हैंड रेज करेंगे, जो नहीं सहमत हैं वो नहीं करेंगे। बस इतने सहमत हैं तो बहुत है। बाकियों का तो फिर मैं लोकतांत्रिक तरीके से इतने लोगों का बहुमत मिल जाने के बाद मैं अपनी सरकार बना लेता हूं। बस एक भी ना मिले तब तकलीफ होती है। चलिए, तो 1 घंटे बाद हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तब तक खाना वाना खाइए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सबको जप नाम।